एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर की आर्थिक और संसाधन भूगोल में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत। ठीक है, हम क्रिस्टोलर के केंद्र स्थल सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। देखिए वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। पदानुक्रम में उच्चतर स्तर पदानुक्रम में उच्चतर स्थान बाद वाले स्थान से बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा। अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा। यह अधिक जनसंख्या को अधिक भौगोलिक क्षेत्र में सेवाएं देने में सक्षम होगा। अधिक भौगोलिक क्षेत्र में सेवाएं देने में सक्षम होगा। देखिए हम इसमें देखते हैं पदानुक्रम में उच्चतर स्थान बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा। यह अधिक जनसंख्या को अधिक भौगोलिक क्षेत्र में सेवाएं देने में सक्षम होगा। इस कोटेशन के बारे में देखिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक हायरार्की के बारे में बताया गया है। एक पदानुक्रम के बारे में इसमें बताया गया है कि एक सबसे ऊपर वाला जो पदानुक्रम में जो सबसे ऊपर वाला स्थान है वो उसके बाद वाले स्थान से सेवाएं अधिक देगा। ठीक है, और अधिक जनसंख्या को सेवाएं देने में सक्षम होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये एक देश की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे अब मान लीजिए ये जयपुर है, ये एक हमारे राज्य की राजधानी है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं ये नागौर, समझ लीजिए अपने समझने के दृष्टिकोण से हम देखते हैं ये नागौर है। उसके बाद हमारा ये समझ लीजिए ये हमारा जसवंतगढ़ है। ठीक है, ये आप समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये एक हमारा क्रम हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, या फिर नीचे से लेके ऊपर तक एक क्रम हो गया, एक हायरार्की हो गई। इसमें सबसे बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊपर, इस क्रम में सबसे ऊपर वाला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पदानुक्रम में उच्चतर स्थान, मतलब इस पदानुक्रम में ये सबसे उच्चतर स्थान है। यह उच्चतर स्थान बाद वाले स्थान से, मतलब इसके बाद के जो भी स्थान है अपने बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा। मतलब इन सभी क्षेत्रों से ये सबसे अधिक सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, सबसे अधिक सेवा क्योंकि यह एक बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए यह अपने से छोटे जो भी स्थान है उनसे अधिक सेवाएं देने में सक्षम होगा और अपने से अधिक जनसंख्या को। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा क्षेत्रफल है और इसकी जनसंख्या भी इसकी अधिक है, तो अधिक जनसंख्या को सेवाएं देने में यह सक्षम होगा। इस प्रकार से ये एक क्रम हो गया जिसमें सबसे ऊपर हमने देखा कि दिल्ली है, जो से एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे यह जो दिल्ली है वो अधिक सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक, और ये अपने आसपास की जो जनसंख्या भी इसकी अधिक है, तो ये अधिक जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करेगा। उसके बाद इसका इससे छोटा जो क्रम है वह जयपुर है। ये जयपुर भी
दिल्ली से कम, मतलब दिल्ली से कम सेवाएं प्रदान करेगा, क्योंकि ये एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या भी इससे कम है, तो इसमें कम जनसंख्या को सेवाएं देगा। उसके बाद हम नागौर में देखें तो नागौर यह इससे छोटा एक क्रम है, छोटा भौगोलिक क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या इससे कम है और इसका जो एरिया है वो भी इससे कम है, तो यह कम क्षेत्रफल को भौगोलिक सेवाएं कम भौगोलिक क्षेत्र को ये सेवाएं प्रदान करेगा। और लास्ट में हम देखते हैं ये एक छोटा एक विलेज है, ठीक है, तो ये एक छोटा विलेज है। उसके बाद ये सबसे कम, इसकी जनसंख्या भी सबसे कम है और ये छोटे क्षेत्रफल को सेवाएं प्रदान करेगा। इस प्रकार से ये एक हायरार्की है, मतलब एक पदानुक्रम के बारे में क्रिस्टोलर ने इसका जो सिद्धांत है, क्रिस्टोलर का जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है वो इस क्रम पर आधारित है। इसलिए हमने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया है कि इस पदानुक्रम में उच्चतर स्थान बाद वाले स्थान से अधिक सेवाएं देगा, मतलब जो दिल्ली है वो जयपुर से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा और जो जयपुर है वो नागौर से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा और नागौर है वो जसवंतगढ़ से अधिक सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। यह अधिक जनसंख्या को भी भौगोलिक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इस प्रकार से हमने ये एक पदानुक्रम के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम आगे से इस सिद्धांत में हम पढ़ते हैं, इस सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ये एक कॉन्सेप्ट समझा है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारा ये सिद्धांत पूरा आधारित है, ठीक है। ये एक पदानुक्रम है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम क्रिस्टोलर के केंद्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, क्रिस्टोलर द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय स्थल सिद्धांत उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिससे अधिवास उत्पन्न और विकसित होते हैं, ठीक है। क्रिस्टोलर द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय स्थल सिद्धांत उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिससे अधिवास उत्पन्न एवं विकसित होते हैं, जिससे अधिवास उत्पन्न एवं विकसित होते हैं, क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत की। उसने बताया कि क्रिस्टोलर द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय जो सिद्धांत है वह उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें अधिवास कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अधिवास जिसमें किस प्रकार से वो उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से उनका विकास होता है, इसके बारे में क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में बताया है। आगे देखेंगे इसके बारे में हम। यह ऐसे नगरीय तंत्र में, आगे हम देखते हैं, यह ऐसे नगरीय तंत्र में अधिवासों के आकार और वितरण का विवरण है। अधिवासों के आकार और वितरण का विवरण है। वितरण का विवरण है जहाँ पर सेवा क्षेत्र ही प्रभावशाली, प्रभावशाली नगरीय गतिविधि होते हैं। देखिए, यह ऐसे नगरीय तंत्र में अधिवासों के आकार और वितरण का विवरण है जहाँ पर सेवा क्षेत्र ही प्रभावशाली नगरीय गतिविधियाँ हैं, ठीक है। मतलब ये क्रिस्टोलर का जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है वह ऐसे क्षेत्र पर ज़्यादा मान्य होगा जहाँ पर सेवाएं
ज़्यादा प्रभावशाली होगी। मतलब ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पे सभी सेवाएं हैं, ठीक है, और उन सेवाओं को ज़्यादा प्रभाव है, उन नगरीय क्षेत्रों में यह जो अपना जो सिद्धांत है वो इसमें लागू होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका आधार दक्षिणी जर्मनी से प्राप्त आंकड़े हैं। इसका आधार दक्षिणी जर्मनी से प्राप्त आंकड़े हैं। मतलब क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत का जो आधार बनाया वो किसको बनाया? दक्षिणी जर्मनी से जो प्राप्त आंकड़े हैं उनको इसने अपने सिद्धांत का आधार बनाया। ठीक है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत मध्यवर्ती प्रदेश में केंद्रीय स्थल सिद्धांत मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिवासों के 7 या अधिक स्तरों वाली संरचना पर आधारित है। ठीक है, जिसमें शीर्ष स्थल पर एक महानगर है। जिसमें सबसे ऊपर कौन सा है? जिसमें शीर्ष स्थल पर महानगर है। ठीक है, क्रिस्टोलर ने बताया कि केंद्रीय स्थल सिद्धांत में मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिवासों के 7 या अधिक स्तरों वाली एक संरचना है। ठीक है, कितने स्तरों वाली? 7 है। 7 या अधिक स्तरों वाली एक इसमें संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? इसमें हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? एक महानगर है। ठीक है, केंद्रीय स्थल सिद्धांत मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिवासों के 7 या इससे अधिक स्तरों वाली एक संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? एक महानगर है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। इसके आगे हम एक चीज़ और देखते हैं। पदानुक्रम में अधिवासों के स्तर के अधिवासों के स्तर के विपरीत रूप से इन अधिवासों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इससे पहले तो हमने देखा कि इस केंद्रीय स्थल सिद्धांत में मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिवासों के 7 या अधिक स्तरों वाली एक संरचना है, जिसमें शीर्ष स्थल पर एक महानगर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें शीर्ष स्थल पर इसने क्या बताया है? महानगर है। ठीक है, उसके बाद एक नगर है, उसके बाद एक कस्बा है और उसके बाद एक गाँव है। ठीक है, इस प्रकार से ये हायरार्की क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत में बताई है। सबसे ऊपर महानगर है, उसके बाद नगर है, उसके बाद कस्बा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि पदानुक्रम में अधिवासों के स्तर के विपरीत रूप से इन अधिवासों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए महानगर है, तो एक देश में एक महानगरों की संख्या 4 या 5 बस इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद नगर की जो जनसंख्या, जैसे मान लीजिए 5 एक देश में महानगरों की संख्या है, उसके बाद नगरों की संख्या जैसे मान लीजिए एक देश में 50 है। ठीक है, उसके बाद कस्बों की जो संख्या है वो 100 है, और एक जो गांव है उन गांवों की संख्या मान लीजिए 10,000 है, या फिर आप मान लीजिए कि 5,000 है। इस प्रकार से जो
इनकी जो पदानुक्रम में हम संख्या देखें तो वो संख्या भी इनमें बढ़ती जाती है। ठीक है, महानगर एक देश में महानगरों की जो संख्या वो सबसे कम मिलेगी और नगर की संख्या उससे थोड़ी ज़्यादा, कस्बे की तो उससे ज़्यादा और गांव की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। इस प्रकार से ये क्रम में इसकी संख्या भी, अधिवासियों की संख्या भी इसमें बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं क्रिस्टोलर के सिद्धांत का जो आधार है, इसके सिद्धांत का जो आधार है उस आधार के बारे में हम समझते हैं। क्रिस्टोलर ने अपने सिद्धांत को किस चीज़ को इसने अपने सिद्धांत का आधार माना है। तो देखिए, क्रिस्टोलर ने दो चीज़ बताई है अपने सिद्धांत में, देहरी और परिसर, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। हमने इससे पहले जो हमारा सिद्धांत पढ़ा था लॉस का सिद्धांत, उसमें भी हमने दोहरी और परिसर के बारे में पढ़े थे और क्रिस्टोलर ने भी अपने सिद्धांत में दोहरी और परिसर की बात की है। तो देखिए, दोहरी क्या है और परिसर क्या है, इससे पहले आपको समझ में आ रखा होगा क्योंकि आपने पिछले वीडियो उसमें देखे हैं। तो परिसर, दोहरी, ठीक है। परिसर के बारे में हम देखें तो देखिए, वह अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा, वह अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा कोई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए करेगा। कोई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए करेगा। तो वो क्या होगी, उस वस्तु का परिसर। देखिए, वह अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा कोई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए करेगा। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट शुरू किया है, ठीक है, और इससे दूर, जैसे मान लीजिए किसी दूरी से, मान लीजिए 10 किलोमीटर से एक जो उपभोक्ता है वो इसको खरीदने के लिए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इस कंपनी का परिसर हो गया, ठीक है। इधर भी जैसे 10 किलोमीटर तक कोई व्यक्ति इस वस्तु को खरीदने के लिए आ रहा है, तो ये इस वस्तु का परिसर हो गया। मतलब है कि वह अधिकतम दूरी जिसकी यात्रा कोई व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए करेगा। मान लीजिए ये कंपनी है, इसने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट शुरू किया है, यहाँ पे वह वस्तु मिल रही है और 10 किलोमीटर से कोई व्यक्ति इसको खरीदने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस वस्तु की परिसर हो गई, ठीक है। कितनी, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम देखें, ये उसका परिसर हो गया। फिर हम दोहरी देखें, दुकान द्वारा किसी वस्तु के लिए जाने वाले व्यापार की मात्रा, दुकान द्वारा किसी वस्तु के लिए जाने वाले व्यापार की मात्रा, व्यापार की मात्रा, ठीक है, जो उसके व्यापार में बने रहने के लिए आवश्यक है, जो उसके व्यापार में बने रहने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी दोहरी। किसी दुकानदार द्वारा किसी वस्तु के लिए किया जाने वाला जो व्यापार है उसकी मात्रा जो उसके व्यापार में बने रहने के लिए आवश्यक है। मतलब एक वस्तु का इतना व्यापार हो, वह वस्तु उतनी बेची जाए कि उसे मतलब दुकानदार का कोई भी उसमें घाटा नहीं हो। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी या फिर कोई दुकान है, ठीक है, इसमें अगर इस कंपनी ने एक दिन में मान लीजिए इसमें 100 कूलर इसने बेच दिए, 100 कूलर,
ये कूलर बनाने की एक कंपनी है और इसने 100 कूलर अगर एक दिन में बेच दिए तो यह कंपनी है जो अपने अस्तित्व में बनी रह जाएगी, मतलब इसका कोई घाटा नहीं होगा। अगर इससे कम इसने ये जो कंपनी है वो बेच रही है तो इसका इसमें घाटा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी दोहरी, मतलब एक ही कंपनी को, एक दुकानदार को अपने व्यापार में बने रहने के लिए कोई भी उसका जितना उसको व्यापार करना पड़े, उसका जो भी उसको वह वस्तु बेच रहा है, ठीक है, वह एक दिन में इतनी वस्तु बेच सके कि उसका जो व्यापार उसमें कोई घाटा नहीं हो, वह व्यापार में बना रहे, तो वह हो गई उसकी दोहरी। जैसे मान लीजिए उसके जो 100 कूलर है उसको अपने एक दिन में उसे बेचना चाहिए तो उसका कोई घाटा नहीं हो, ठीक है। तो यह हो गई उसकी दोहरी। फिर आगे हम देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में, हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं की परिसर और भिन्न भिन्न दोहरी होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न वस्तुओं की दोहरी और परिसर भिन्न भिन्न होती है। दोहरी और परिसर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली वाली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।